लास्ट लेक्चर में हमने समझा था कि इंफ्रारेड टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं और उनके जनरल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, कैसे इंफ्रारेड विजन हमको रात में देखने के लिए सक्षम बनाता है। वो हमारा पिलर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 6 था और आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम लोग समझेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बेसिक्स, उनके फंडामेंटल्स एंड बेस्ड ऑन दैट हाउ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एंड प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ये यूज कैसे होते हैं, इनकी क्या यूटिलिटीज हैं, कैसे ये डिफरेंट है एंड एज यूजुअल यूपीएससी में कैसे ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी हमने बात करी कि हम लोग जो भी टॉपिक कर रहे हैं वो टॉपिक यूपीएससी के लिए बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यूपीएससी ने 2022 में एक क्वेश्चन पूछा था क्लाउड कंप्यूटिंग से। क्वेश्चन क्या था? विद रेफरेंस टू सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस बायर कैन कस्टमाइज द यूजर इंटरफेस एंड कैन चेंज डेटा फील्ड। उसके लिए हमें पता होना चाहिए क्या सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस क्या है, उसके लिमिट्स क्या हैं और उसमें किसके पास क्या अथॉरिटी होती है, कौन किस चीज को कंट्रोल करता है और इसके क्या वेरियस एप्लीकेशंस होते हैं। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस यूजर्स कैन एक्सेस देयर डेटा थ्रू मोबाइल डिवाइसेस। हमें यह भी जानना पड़ेगा कि क्या हम इसे मोबाइल से एक्सेस कर सकते हैं। एंड हॉटमेल, आउटलुक, याहू, ये जितने मेल होते हैं क्या ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के एग्जांपल हैं? इन सब बातों को समझने के लिए चलते हैं आज के लेक्चर में। और जैसे कि आप जानते हैं कि साइंस एंड टेक हम लोग 9 पिलर्स में पढ़ने वाले हैं। ये है पिलर नंबर 1, जिसमें कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि आईटी एंड डिजिटल, जिसके तहत कई सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। ये जितने क्रॉस लगे हुए सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। एंड आज हम लोग, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि हम लोग कर रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, इसके बेसिक्स एंड इससे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं वो सब के सब कवर किए जाएंगे। सो पेन पेपर लेके बैठिए, छोटे छोटे अपने नोट्स बनाइए एंड दिस क्लास इज गोइंग टू बी वेरी सिग्निफिकेंट इन योर एग्जामिनेशन अपकमिंग ईयर्स 2024 एंड 25। फर्स्ट कुछ कीवर्ड समझ लेते हैं ताकि बीच में कोई दिक्कत ना आए। टर्म्स अगर हमको पता होते हैं तो चीजें हमको आसानी से समझ में आती हैं। आइए देखते हैं। पहला कीवर्ड हमारा है सर्वर। जब भी हम बात करते हैं सर्वर, अक्सर आपने सुना होगा कि सर्वर डाउन है, सर्वर हैक हो गया। क्या होता है सर्वर? देखिए, जब इसका एग्जांपल लेते हैं कि जब यूपीएससी रिजल्ट रिलीज करता है, यूपीएससी जब रिजल्ट, और खास तौर से प्रीलिम का, जिसमें क्राउड बहुत होता है, हर किसी को अपना रिजल्ट चेक करना है, तो सभी एक ही टाइम में यूपीएससी के सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। इस बेसिस पे हम समझ सकते हैं कि सर्वर क्या है। सर्वर ये एक बड़ा सा स्टोरेज है जिसमें ढेर सारा डेटा स्टोर है। अब इंटरनेट के माध्यम से वेरियस यूजर जो यूपीएससी के एस्पायरेंट्स हैं, उनके गार्जियन, मम्मी डैडी, उनके टीचर, वो अपने अपने बच्चों का रिजल्ट चेक करना चाहते हैं। तो एक ही टाइम में वो इस सर्वर को एक्सेस करना चाहते हैं इंटरनेट के माध्यम से। कोई मोबाइल की तुलना में, कोई डेस्कटॉप की तुलना में, कोई लैपटॉप की तुलना में, कोई टैब से, इन सारी चीजों से सर्वर को एक्सेस करना चाहता है। तो सर्वर बेसिकली एक लार्ज स्टोरेज है जिसमें कि कोई डेटा है और उस डेटा को बहुत सारे डिवाइसेस, बहुत सारे उनके यूजर, बहुत सारे उनके क्लाइंट एक्सेस करना चाहते हैं। इसमें डेटा का फ्लो किधर है, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो भी आप डेटा एक्सेस करते हो तो हमेशा डेटा आपको सर्वर से प्राप्त होता है। आप सर्वर में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, सर्वर में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। ठीक है, नहीं कर सकते। ये बात अगर आप समझ गए तो हम एक और कीवर्ड समझते हैं। ये हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सब क्या है? अक्सर हम इनके बारे में बात करते हैं। तो आप अपने घर में देखिए, जैसे कि आपके पास है एक लैपटॉप, मोबाइल, प्रिंटर, ये सब आपके हार्डवेयर हैं। क्यों? इनकी फिजिकल प्रेजेंस से आप इनको टच कर सकते हैं, देयरफॉर ये हार्डवेयर है। ठीक है, इन हार्डवेयर के माध्यम से हम सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, आप अक्सर देखते होंगे कि विंडोज, अगर आप मान लीजिए एक जनरल बात करें, आप विंडोज 10 यूज कर रहे हैं तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आप मोबाइल की बात करें तो एंड्रॉयड है ना, एंड्रॉयड जेली बीन की बात कर सकते हैं, या लेटेस्ट एंड्रॉयड आजकल बहुत सारे आ गए हैं। पुराने एक एंड्रॉयड किटकैट था, इस तरह के कई सारे वर्जन हैं एंड्रॉयड के
तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल का, है ना। कंप्यूटर का विंडोज, इसके अलावा लाइनक्स और कई तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन क्या है, एप्स क्या है, आप हमेशा बोलते हो ना एप्स, मेरे पास ये वाला एप्स है, वो एप्स है ना। तो इन सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर्स में बहुत सारे एप्स जैसे कि गेम्स, ब्राउजर और स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसर, डेटाबेसेस एंड आपके मोबाइल में जितने सारे एप्स होते हैं, ये सारे एप्लीकेशन हैं जो कि किसी न किसी सॉफ्टवेयर सिस्टम में ही वर्क करते हैं। ये बात आपको समझने की जरूरत है। चलिए एक दो और कीवर्ड समझते हैं। देन व्हाट इज मिडलवेयर। मिडलवेयर क्या है, देखो जैसे कि अभी हमने बात करी थी सर्वर की, तो सर्वर में एक जगह डेटा स्टोर है और उसको यूजर एक्सेस करना चाहता है, तो डेटा का फ्लो है वो हमेशा इस डायरेक्शन में होता है। यूजर को डेटा प्राप्त होता है, ना कि यूजर इस सर्वर में कोई चेंज कर सकता है, ठीक है। हाँ, यूजर के पास हो सकता है कि कोई अपना रोल नंबर या कोई सिक्योरिटी पासवर्ड, इस तरह की किसी चीज की रिक्वायरमेंट हो सकती है इस सर्वर तक पहुंचने के लिए, दैट इज पॉसिबल। बट जब भी बात करिए कि मिडलवेयर क्या है ना, तो मिडलवेयर देखो दो तरह के सिस्टम है, एक सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड होता है, एक सिस्टम ऑफ एंगेजमेंट होता है। इसमें भी सर्वर की तरह आप सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड तक पहुंचना चाहते हैं, बट यहां पर आप कोई ऑर्डिनरी यूजर नहीं है, यहां पर भी बहुत तरह के क्लाउड्स होंगे और यहां पे भी एक क्लाउड्स हैं और ये दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। यहां ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहां पे ये दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, तो ये अपने आप में मिडलवेयर होता है। एक्सचेंज करने का मतलब कि इस साइड से भी इसमें डेटा चेंज किए जाते हैं, डेटा कस्टमाइज किए जाते हैं। कस्टमाइज करने का मतलब कि आप अपने हिसाब से किसी चीज के लुक को, वो कैसा दिखाई देता है, उसके अपने यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से किसी चीज को इजी बनाना और इत्यादि तरह की चीजें को आप वहां पे चेंज कर सकते हो। उसी तरह जो आपका सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड होगा, तो इधर आप जो भी अपने इंटरफेस डेवलप करते जाते हो, साथ में जो भी आप अपना डेटा क्रिएट करते हो, वो डेटा यहाँ पे जाता जाएगा और इसके तहत इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी हो बढ़ती जाएगी और आपके एक्सपीरियंस इजी होते चले जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली मिडलवेयर वो एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जो किन्हीं दो सॉफ्टवेयर्स के बीच में या एप्लीकेशंस एंड सॉफ्टवेयर के बीच में एक विंडो का काम करता है, एक खिड़की का काम करता है, जिसमें कि दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं। सो इस तरह से अब हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग के अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सो व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, अब आप आराम से समझिए और देखिए, फिर बताइए कमेंट करके कि क्या आपको समझ में आया या नहीं। देखिए, जब भी ये कहा जाए कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि कोई क्लाउड होगा, ऐसे कोई क्लाउड है, ठीक है, और ये आपको फैसिलिटेट कर रहा है। फैसिलिटेट कर रहा है किस तरह की सुविधाओं से, जो सुविधाएं कोई एक एडवांस या सुपर एडवांस कंप्यूटर दे सकता है। कोई भी मान लीजिए कोई हाई एंड का कोई कंप्यूटर आपको जो सर्विस दे सकता है। अच्छा, आप हाई एंड पे मत जाओ, समझने के लिए देखो कि आपका कंप्यूटर आपको क्या सर्विस देता है। आप अपने कंप्यूटर पे वीडियोस देख सकते हो, ठीक है, आप अपने कंप्यूटर पे ऑफिस में कोई वर्क कर सकते हो, एमएस ऑफिस में कोई वर्क कर सकते हो, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज डेवलप कर सकते हो, उन्हें सॉल्व कर सकते हो। तो ये सारी सर्विसेज होती हैं। इसके अलावा आप इसके माध्यम से इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो, इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो, मेल एक्सेस कर सकते हो, है ना। अपने डेटा को स्टोर रखते हो आप अपने कंप्यूटर में, आप अपने गानों को, सॉन्ग्स, इमेजेस, फोटोज, इनको स्टोर करके रखते हो। अगर ये सारी सर्विसेज आप अपने कंप्यूटर में स्टोर करोगे, कितना मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास एसएसडी अगर मान लीजिए स्टोरेज है तो 512 MB के आसपास है, सामान्य यूजर की अगर हम बात करें तो। अगर मान लीजिए इससे कुछ ज्यादा है तो आप 1 TB तक का हार्ड डिस्क यूज करते हो, ठीक है। तो इस तरह के आपके पास स्टोरेज होते हैं। लेकिन जब भी हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं, तो क्लाउड कंप्यूटिंग आपको एक इन्फिनिट रिसोर्स ऑफर करता है। और शब्दों को बहुत ध्यान से सुनना, सभी के सभी ध्यान देंगे, शब्दों को बहुत ध्यान से सुनना है। ये आपको रिसोर्सेज में इनफाइनाइट एक्सेस देता है। मतलब ऐसे क्लाउड की कितनी क्षमता है, तो आप ये मान के चलिए अनंत, क्योंकि आपका क्लाउड कभी भरने पे आएगा, उससे पहले नया क्लाउड और डेवलप हो जाता है।
इसलिए ये आपको इन्फिनिट फैसिलिटीज देगा। किस तरह की फैसिलिटीज? जो सुविधाएं आप अपने कंप्यूटर से ले पाते थे। अब अगर हम थोड़ी सी ऑर्गेनाइज्ड लैंग्वेज में इसको यूज करेंगे तो आप कंफ्यूज मत होना, अपने दिमाग में यही रखना कि आप अपने कंप्यूटर से कौन कौन सी सुविधाएं ले सकते हो। जैसे कि मैंने अभी बोला, आप उसमें गाने सुन सकते हो, आप उसमें गाने स्टोर कर सकते हो, आप वीडियोस देख सकते हो, आप उसमें कोई एप्लीकेशन चला सकते हो, दैट्स इट। तो यही सारी सुविधाएं आपको क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफर करता है, बट अ डिफरेंट स्केल, एक अलग स्केल पे, ठीक है। और वो स्केल क्या होगा? इन्फिनिट। किस तरह से आप इसको एक्सेस कर सकते हो? ऑन डिमांड, जब आपको चाहिए, ठीक है। जैसे इसका एक एग्जांपल है ईमेल। आप अपने ईमेल पे अपने कम्युनिकेशन को स्टोर रखते हो, जो भी दो लोगों के बीच में वार्तालाप हुआ, टेक्स्ट के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, इमेजेस के माध्यम से, आप उसे अपने ईमेल में स्टोर करते हो, यस और नो? ईमेल किसी का क्लाउड होगा, किसी के पास तो जीबी में स्टोर होता होगा, है ना, किसी के पास में तो एमबी में, जीबी में स्टोर होता होगा ना। जैसे कि आप जीमेल यूज करते हो तो ये गूगल के पास स्टोर होता है ना। तो ऐसी कंडीशन पर वो गूगल का क्लाउड यूज हो रहा है। ये बात समझ में आई? एंड इफ इट इज, तो देखते हैं, ये ऑन डिमांड सर्विस ऑफर करता है। ऑन डिमांड कहते हैं, इसका मतलब ये कि जब भी आप अपना ईमेल यूज करना चाहो तब यूज कर सकते हो, नहीं यूज करना चाहो नहीं यूज कर सकते। तो ये आपके लिए ऑन डिमांड है, यस। जैसे कि हमने डेटा स्टोरेज की बात करी, देखो एग्जांपल हम ना सिंपल लेंगे सो दैट कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। जैसे कि डेटा स्टोरेज की बात होती है तो क्लाउड में आप डेटा स्टोर करते हो, ईमेल में आपका डेटा स्टोर हो सकता है। फ्री में जीमेल कितना आपको स्टोरेज देता है बताओ जरा, फ्री में कितना देता है स्टोरेज? कमेंट करके बताइए। एंड कंप्यूटिंग पावर, ये दूसरी बात अब देखते हैं। आप अपने कंप्यूटर में कंप्यूटिंग एक्टिविटीज करते हो, यू कैन कंप्यूट द थिंग्स। कंप्यूट मतलब समथिंग लाइक काउंटिंग, है ना, उस तरह की कोई भी चीजें कर सकते हो। तो वो चीज आप क्लाउड में भी कर सकते हो विदाउट, अब ये प्री का पॉइंट हो गया, विदाउट डायरेक्ट एक्टिव मैनेजमेंट बाय यूजर। आप क्लाउड को मैनेज नहीं करते तो मैनेज करने का खर्च भी आपको नहीं देना होता, मैनेज करने के एक्सपेंडिचर भी आपको नहीं देने होते। दैट इज द एडवांटेज। कोई इसका, अगर हम अप टू सर्टेन, जैसे कि मैंने आपसे पूछा था जीमेल पे आप कितना स्टोर कर सकते हो, तो अप टू 15 GB। तो अप टू 15 GB के लिए क्या गूगल आपसे कोई चार्ज करता है? नो। इसका मतलब ये है कि ये आपके लिए कॉस्ट रिडक्शन का काम करता है। आपको कोई इंफ्रा नहीं क्रिएट करना। जरा इसको प्रैक्टिकली दूसरी तरह समझ के देखते हैं। 15 GB में जितने पेज डॉक्यूमेंट के हो सकते हैं, डॉक के जितने पेज, हम A4 पेज के हिसाब से आइडिया लेते हैं, अगर इसको प्रिंट करा दिया जाए ना तो आपका घर भर जाएगा। आपका जो 3 BHK घर है ना, ये फुल हो जाएगा। और गूगल तो आपको ये सर्विस फ्री में देता है। नाउ यू कैन इमेजिन कि जीमेल या ऐसे किसी भी क्लाउड की होने की वजह से आपका काम कितना आसान हो जाता है। एंड विदाउट क्रिएटिंग एन इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आपका घर एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको अपने से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट करना और आप ये वाली सर्विसेज आसानी से पा सकते हैं। सो नाउ क्लाउड कंप्यूटिंग इज मॉडल फॉर इनेबलिंग यूबिक्यूटस, मतलब एक तरीके से ये यूनिवर्सल है, कन्वीनियंट, आसान है, एंड ऑन डिमांड नेटवर्क आपको मिलता है। अ शेयर्ड पूल ऑफ कॉन्फ़िगरेशन रिसोर्सेज आपको मिलते हैं क्लाउड में, जैसे कि नेटवर्क, सर्वर, स्टोरेज, एप्लीकेशन, सर्विसेज, ये सारी चीजें। अब जरा ध्यान देते चलेंगे साथ साथ में। थोड़ा कलर चेंज कर दे देंगे, चीजें आसान हो जाती हैं। हाँ, ये सारी सुविधाएं कैसे? नेटवर्क, सर्वर्स, स्टोरेज, एप्लीकेशन एंड सर्विसेज, ये सारी चीजें आपको क्लाउड में आसानी से मिल जाते हैं। एंड इफ इन केस अगर यहां तक आपको क्लाउड का कॉन्सेप्ट नहीं बिल्ड होता है, नो प्रॉब्लम, हम इसको और ज्यादा इजी करेंगे। चलिए देखते हैं। जितनी चीजों में अभी हमने बात करी कि आपको क्लाउड कौन कौन सी सर्विसेज देता है, उन सर्विसेज के बेस्ड पर हम इन कॉन्सेप्ट को और इजी करेंगे। जरा देखते हैं। जैसे ये एक क्लाउड है, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग का ये एक क्लाउड है। तो इसमें कौन कौन से, जैसे इसमें सर्वर अवेलेबल है, तो मतलब यह है कि इसमें कोई डेटा रिलीज किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि अगर यूपीएससी चाहे तो वो गूगल या माइक्रोसॉफ्ट के किसी सर्वर पर अपना रिजल्ट अपलोड कर सकता है, ठीक है, और इस सर्वर पर जो यूजर हैं यानी कि जो एस्पायरेंट हैं वो अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि सर्वर फैसिलिटीज क्लाउड ऑफर करता है।
ये आपके लिए प्रीलिम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जैसे वो पूछे कि क्लाउड कंप्यूटिंग में कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर होते हैं, देन यू शुड हैव अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट व्हाट टाइप ऑफ सर्विसेज क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफर्स एंड इन व्हाट वे दे सर्व्स द यूजर। तो आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग होगी इतना, तो कोई नए एग्जाम्पल के साथ आप परेशान नहीं होंगे, दैट विल बी इजियर टू यू टू टैकल। दूसरा, वर्चुअल डेस्कटॉप। जैसे हमारे पास हमारा अपना डेस्कटॉप है, लेकिन अगर आप किसी एक डेस्कटॉप से किसी क्लाउड में और कई सारे डेस्कटॉप ओपन करके उनको यूज करना चाहते हैं, तो वो सर्विसेज आपको मिल जाएंगी आसानी से। बहुत एडवांस लेवल के डेस्कटॉप आपको उसमें मिल जाते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर बिल्ड करने के लिए आपको चाहिए कई सारे लैंग्वेजेस। हो सकता है कि आपके अपने पीसी में वो लैंग्वेजेस ना हो, जावा, C++ और एडवांस नेचर की जो भी लैंग्वेजेस आ चुकी हैं, तो क्लाउड कंप्यूटिंग वो लैंग्वेजेस के साथ आपको वो डेस्कटॉप ऑफर करता है, और इसमें एक साथ बैठ के लाखों लोग काम कर सकते हैं। दैट इज द एडवांटेज। और सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, क्लाउड कंप्यूटिंग और क्या आपको देता है? सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, जिन सॉफ्टवेयर पर आप अपने ऐप्स डेवलप कर सकते हो। उन एप्लीकेशंस के माध्यम से आप अपनी लाइफ की छोटी छोटी चीजों को आसान बना सकते हो। फिर जब हम एप्लीकेशन की बात कर ही चुके हैं, तो वो भी क्लाउड के, भाई उसका स्टोरेज कहीं होगा ना, तो वो स्टोरेज उस क्लाउड पर हो रहा है। इसके अलावा स्टोरेज की हमने बात करी, तो स्टोरेज हो गया। तो ये इस तरह से इतनी सर्विसेज देती हैं। अब इन सर्विसेज को आप एक्सेस कैसे करते हो? एक इंटरनेट आपको चलाना पड़ेगा उसके लिए। जैसे आप एक राउटर से इंटरनेट एक्सेस करते हो, तो मोबाइल से, जैसे आप मोबाइल से अपना ईमेल एक्सेस करते हो, मोबाइल से अपना गूगल का कोई दूसरा क्लाउड यूज कर सकते हो। जैसे डॉक फैसिलिटीज के लिए गूगल के क्लाउड्स आते हैं, है ना। इसके अलावा म्यूजिक फैसिलिटीज के लिए गूगल के क्लाउड्स आते हैं, तो आप उनको मोबाइल से एक्सेस कर सकते हो। लैपटॉप से आप उसे एक्सेस कर सकते हो। प्रिंटर से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। आजकल के प्रिंटर, स्मार्ट प्रिंटर्स भी आ गए हैं कि प्रिंटर से सीधे क्लाउड से डेटा लेता है और आपको सर्विसेज ऑफर करता है। ठीक है, इसमें आप एक अपना स्विच लगा सकते हो, डेस्कटॉप 1, डेस्कटॉप 2, डेस्कटॉप 3, कितने भी नंबर आप डेस्कटॉप से कनेक्ट कर सकते हो उस क्लाउड को। तो इस तरह से हमें समझ में आता है कि हाँ, ये क्लाउड कंप्यूटिंग कुछ काम इस प्रकार से करेगा। ठीक है, और जो मैनेजमेंट एफर्ट है वो आपका बहुत कम हो जाता है अगर आप एक क्लाउड फैसिलिटीज लेते हो। तो डेटा स्टोर कहाँ करें? उदाहरण के तौर पर आप समझिए कि जैसे हम पहले कागजों में अपनी फाइलें बनाते थे और उन्हें अपने घर में स्टोर करते थे। अब मान लीजिए कि अहमदाबाद से चलने वाला एक व्यक्ति दिल्ली में अपनी फाइलें एक्सेस करना चाहता है, तो कागज की फाइलें उसके अहमदाबाद में है, तो क्या वो इसे एक्सेस कर सकता है? उत्तर है नहीं। दूसरा तरीका, मान लीजिए कि उसने अपने कंप्यूटर पे अपनी फाइलें अपलोड कर दी हैं। ठीक है, कंप्यूटर पे उसके पास फाइलें पड़ी हुई हैं। अब वो दिल्ली आ गया, तो क्या वो अपने कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है अगर स्टोरेज, अगर मान लीजिए कोई क्लाउड नहीं होता तो? उत्तर है नहीं। कंप्यूटर को कैसे एक्सेस करेगा? फिर तीसरी बात ये आती है कि अगर क्लाउड में डेटा है तो उसे वो वर्ल्ड से कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। ये लिबर्टी आपको मिलती है, और आपको इसमें मैनेजमेंट एफर्ट जीरो है या मिनिमम है। हाँ, अगर मिनिमम कही जाए तो बस ये कि आप अपना डेटा कहाँ पे किस तरह से स्टोर करना चाहते हो, सो दैट कि उसे आप आसानी से एक्सेस कर सको। इस तरह के छोटे छोटे मैनेजमेंट एफर्ट्स हो सकते हैं। दैट्स इट। जरा देखते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सो दैट कि हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लाउड्स के बारे में इंप्रूव हो। तो क्लाउड आपको ऑन डिमांड सर्विसेज ऑफर करते हैं। इसका मतलब ये है कि यूजर एक्सेस करता है और क्या करता है? कंट्रोल करता है इन चीजों को, कंप्यूटिंग सर्विसेज को, वाया क्लाउड विदाउट इंटरेक्शन फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर। मतलब ये कि जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको बिना बताए, उससे बिना परमिशन लिए या बिना उसको कोई डिक्टेशंस के, बिना किसी उसके इंटरेक्शन के आप क्लाउड सर्विसेज ले सकते हो। तो आपको इसमें दो बातें देखना चाहिए कि यूजर का अपने डेटा पे कंट्रोल होगा, आंसर है यस। उसे क्या किसी सर्विस प्रोवाइडर से इंटरेक्ट करना होगा? आंसर है नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है, नो इंटरेक्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, ये बात पता चल गई। नाउ सेकंड, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। आपको बड़ा एक नेटवर्क एक्सेस मिल जाता है जिसको कि आप लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, मोबाइल फोन से उसे एक्सेस कर सकते हो। थर्ड, रिसोर्स पूलिंग आप इसमें कर सकते हो। कैसे? जैसे इसमें आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हो, मेमोरी के तौर पर आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो, प्रोसेसर के तौर पर आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो, नेटवर्क बैंडविड्थ की फैसिलिटीज आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सारे यूजेज हैं, जैसे कि आप देखते हो कि सारे रिसोर्स, ऑल सच रिसोर्सेस, वो आपको एक ही प्लेस में मिल जाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं इसे रिसोर्स पूलिंग। ठीक है,
और वो भी कंज्यूमर अपने डिमांड के अकॉर्डिंग उसे यूज कर सकता है। बहुत ही ज्यादा इलास्टिक है। इलास्टिक कहने का मतलब ये है कि आप ये चिंता मत करो कि क्लाउड में कितना डेटा स्टोर हो जाएगा। क्लाउड को जितना डेटा आप उसमें अपना यूज करना चाहते हो, अपलोड करना चाहते हो, तो अगर आप अपना ज्यादा से ज्यादा डेटा उसमें इंक्रीज करते हो या डिक्रीज करते हो, तो वैसी कंडीशन में आपकी जो सर्विसेज हैं वो इंटरप्ट नहीं होती। ये इसकी लेवल ऑफ इलास्टिसिटी है। मतलब ये नहीं है कि आप एक सर्टेन लेवल के बाद उसको आपको एक इंफ्रा चाहिए होगा, नहीं, आपको पे करना पड़ेगा। बस इंफ्रा नहीं चाहिए, आपको पे करना पड़ेगा। इसको जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आपको, दैट इज। और आप उस बात की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे कि कोई क्वालिटी उसमें डिग्रेड होगी, नो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये इसकी इलास्टिसिटी लेवल है। और इसके अलावा क्या है, इसमें आप अपनी सर्विसेज को आसानी से मेजर कर सकते हो। ये इसकी एक अलग से खूबी है। कैसे? दिस मेजरमेंट अलाउज द सर्विस प्रोवाइडर एंड यूजर कि वो अपनी चीजों को ट्रैक कर सकें और गेज कर सकें कि क्या कॉस्ट होनी चाहिए। सर्विस प्रोवाइडर को भी और यूजर को भी, दोनों के बीच में एक सही नेगोशिएशन हो, जिसके लिए जरूरी यह है कि कॉस्ट किन प्रिंसिपल्स पर डिसाइड होती है, इसके बारे में दोनों को अवेयरनेस हो। तो चूंकि क्लाउड अपने आप में एक तरह की वो प्लेटफॉर्म है जो सभी यूजर के लिए यूनिवर्सली अवेलेबल हैं, बेस्ड ऑन कि आप उनको सर्टेन सर्विसेज के लिए पे करना पड़ेगा। हाँ, जो फ्री में है आप उन्हें फ्री में यूज कर सकते हो। उदाहरण के तौर पे हमने जीमेल की बात करी, तो जीमेल अप टू 15 GB आप उसे फ्री में यूज कर सकते हो। उससे ज्यादा आप मान लीजिए डेटा लेना चाहते हो तो कुछ मंथली रेंट से या कुछ सालाना आपको रेंट पे करना पड़ेगा, जिसके आधार पर आप उसकी ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज फैसिलिटीज को यूज कर सकते हो, है ना। और कॉस्ट, बिकॉज ये कस्टमर्स के लिए भी और सर्विस प्रोवाइडर दोनों के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉस्ट क्या है। तो कस्टमर के लिए चूंकि बहुत सारे क्लाउड अवेलेबल हैं, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर है, ये शायद आप लोग जानते हो, ठीक है, एज्योर है। स्टेट एग्जाम में अक्सर इस तरह के पूछ लेते हैं कि हाँ ये किसका क्लाउड है, और गूगल का क्लाउड आपको पता ही है। तो इस तरह से अलग अलग कंपनी के अपने अपने क्लाउड हैं। आप देख सकते हो कि अच्छा कौन सस्ता स्टोरेज दे रहा है, कौन महंगा स्टोरेज दे रहा है, तो आप उस हिसाब से अपना क्लाउड चेंज कर सकते हो। अब ये बात गूगल को भी पता है, माइक्रोसॉफ्ट को भी पता है, एप्पल को भी पता है। सभी कंपनियों को जब पता होती है तो वैसी कंडीशन में कॉस्ट जो है वो काफी रैशनल तरीके से डिसाइड हो सकते हैं। तो ये यहाँ पे भी नपा तुला होता है, इसमें कोई ऐसी चिंता की बात नहीं आती। नाउ अब क्लाउड के एडवांटेजेस क्या हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको भी। देखो, क्लाउड आपके लिए बड़ा फ्लेक्सिबल है। उदाहरण इसका फिर से ले लो, ईमेल। जब भी हम ईमेल की बात करते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि आप कब यूज करना चाहते हो, किस तरह यूज करना चाहते हो, कितनी देर यूज करना चाहते हो, ये कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी है। उसकी रिलायबिलिटी है, रिलायबल इन द सेंस कि अगर आपने मान लीजिए कोई अपना मैसेज अपने किसी फ्रेंड या अपने किसी ऑफिस में भेजना चाहते हैं, तो ये आपका डेस्टिनेशन है, तो आपने अगर मैसेज सेंड किया और अगर मैसेज सेंट दिखाया ऐसे तो आप उसके लिए कंफर्टेबल और फ्री हो सकते हो। रिलायबिलिटी है उसकी कि आपका मैसेज पहुंच चुका है, वो उसको डिनाई करने वाला नहीं कि आपका मैसेज नहीं पहुंचा। ठीक है। इनोवेशन, चूंकि क्लाउड कंप्यूटिंग आपको बहुत तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, जिनके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं जो कि आप मिनिमल कॉस्ट पर अफोर्ड कर सकते हैं। अदरवाइज आप सोच भी नहीं सकते थे कि किसी मिडिल क्लास के सामान्य यूजर को ऐसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद ये सर्विसेज करनी होती, तो शायद वो कभी सोचता भी नहीं। लेकिन चूंकि इनकी मिनिमम कॉस्ट है, आपको छोटे छोटे रेंटल्स पे करने होते हैं मंथली, सालाना या बेस्ड ऑन यूजेस, तो आपको वो इंफ्रा मिल जाते हैं और उन इंफ्रा के बेस पर आप अपनी इनोवेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको इनोवेशन ऐप डेवलपमेंट में करना है, लैंग्वेज को यूज करना है, या दूसरे तरह के और आप इनोवेशन करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आप अपना इंजीनियरिंग का डेटा इसमें स्टोर कर सकते हो, सिमिलर डेटा को आप कंपेयर कर सकते हो और उसके आधार पर आप अपनी स्टडी को कंडक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो आप कुछ नई भी चीज इनोवेट करना चाहते हो, देन यू कैन इनोवेट। कॉस्ट एंड स्केल की बात हम कर चुके हैं कि ये आपको बहुत मिनिमल कॉस्ट पर और लार्ज स्केल कितना इन्फिनिट मिलता है। चॉइस, आपके पास पूरी चॉइस है कि आप किस कंपनी का कौन सा क्लाउड यूज करना चाहते हो। किसी क्लाउड के अंतर्गत कौन कौन सी चॉइसेस हैं कि आप क्या सर्विसेज इसके लेना चाहते हो,
तो जो सर्विस आप लेना चाहते हो बस आपको उतना पे करना पड़ता है। बहुत ही एजाइल है, किसी तरह की इसमें रिजिडिटी नहीं है, सर्विसेज बहुत वाइड रेंज की हैं, ठीक है, एंड एफिशिएंट है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि जो भी चीजें आप यूज करना चाहते हो तो आपको वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट फैसिलिटीज क्लाउड्स में मिलती हैं, चाहे वो स्टोरेज का हो, डेटा प्रोसेसिंग का हो, सॉफ्टवेयर बिल्डिंग का हो, एप्लीकेशन डेवलपमेंट का हो, या कोई कंपनी का आप ऑपरेशन मैनेजमेंट करना चाहते हो, कस्टमर रिलेशनशिप आप अगर इसमें मैनेज करना चाहते हो, तो वो सारी चीजें आपके लिए कैसे बहुत ही एफिशिएंट तरीके से आप कर सकते हो। एंड दिस ऑफर्स वाइड रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन मॉडर्न डेज ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। चलिए अब इसके मॉडल्स को समझते हैं कि क्लाउड एज अ मॉडल किस तरह काम करता है। तो इसके 3 बेसिक मॉडल हैं। कौन कौन से? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा एक टर्म यहाँ देखते हैं, कंट्रोल की बात करें तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में यूजर का कंट्रोल, यूजर्स कंट्रोल इज लीस्ट, ठीक है। उदाहरण के तौर पर अगर हम ये गूगल डॉक की बात करते हैं, तो अगर आप मान लीजिए कि इसमें गूगल की कोई सर्विस आप लेना चाहते हो, या माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर की आप फैसिलिटीज लेना चाहते हो, सेल्स फोर्स की आप कोई सर्विस लेना चाहते हो, तो वैसे कंडीशन पर आप अपने इन सॉफ्टवेयर की सर्विसेज तो ले सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से लेकर कोई भी सर्विसेज आप ले सकते हो, लेकिन आपके डेटा को मैनेज कौन करेगा? सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर। तो वैसे कंडीशन पर आपके डेटा पर आपका कंट्रोल तो होगा कि आप उसे कब कस्टमाइज करना चाहते हो। जैसे मान लीजिए जीमेल पे आप अपनी कौन सी डीपी लगाना चाहते हो, तो ये कस्टमाइजेशन का एग्जांपल है। उसकी थीम कैसी दिखाई देनी चाहिए, ये भी कस्टमाइजेशन। देखो, कस्टमाइज शब्द का मतलब ये होता है कि किन आदतों से आप अकस्टम्ड हैं, परिचित हैं, उसके आधार पर आप अपने एक्सपीरियंस को किस तरह से विजुअलाइज करना चाहते हैं, तो वो होता है सॉफ्टवेयर को अपने हिसाब से, अपने यूजर्स के हिसाब से कस्टमाइज कर लेना। तो हमने बार बार एग्जांपल लिए बड़े सरल सरल से, जैसे हमने एग्जांपल लिया ईमेल का कि आप जिस तरह का फॉन्ट चाहते हो, ईमेल आपको उस तरह के फॉन्ट से देता है। आप अपने थीमेटिक कलर्स को जिस तरह से चेंज करना चाहते हो दे सकते हो, अपने डिस्प्ले पिक्चर को जिस तरह से डिजाइन करना चाहते हो वो भी करके, तो आपको कस्टमाइजेशन ऑफर होता है। लेकिन आपके डेटा को मैनेज कौन कर रहा है? कंपनी, यानी कि सर्विस प्रोवाइडर। यहां से हमको 2 बातें पता चलती हैं कि जब भी हम क्लाउड पढ़ेंगे ना, तो एक तरफ होगा यूजर या कंज्यूमर और दूसरी ओर होगा सर्विस प्रोवाइडर। तो ये जो सर्विसेज हैं, ये सर्विस प्रोवाइडर और यूजर के बीच के इंटरेक्शन की चीजें हैं, ठीक है। अक्सर हम कॉमन पीपल को यूजर और कंपनीज को सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर जिक्र करेंगे, सो दैट कि ये आपकी कंफ्यूजन को कम करे, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की जब भी हमने बात करी, तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस इसका सबसे बड़ा अम्ब्रेला है, और वो सारी सर्विसेज जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में आप पाते हैं या प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में पाते हैं, वो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में भी मिलता है। सॉफ्टवेयर इसका सबसे हाई लेवल का अम्ब्रेला है। बट सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज की जब भी आप यूज करते हो, तो आपके डेटा को कंप्लीटली मैनेज किया जाता है सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा। इसलिए आपके डेटा पर ये तो कंट्रोल होगा कि आप उसे कब देख सकते हो, कब डाउनलोड कर सकते हो, कब शेयर कर सकते हो, लेकिन मैनेजमेंट से रिगार्डिंग कंप्लीट कंट्रोल जो है वो सर्विस प्रोवाइडर के पास होगा। दूसरा, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। देखो, जब भी हम प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, तो ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंतर्गत प्लेटफॉर्म्स में एप्लीकेशन बिल्ड किए जाते हैं, एप्लीकेशन बिल्ड किए जाते हैं। तो ये है बेसिकली प्लेटफॉर्म। अलग अलग कंपनीज के अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं। अभी हम 1 बाय 1 करेंगे तो हमें और चीजें स्पष्ट होंगे। लास्टली है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, जैसे अमेजन वेब सर्विसेज थोड़ा सा कॉमन है, हम लोग अक्सर देखते हैं। तो उसमें हम अमेजन के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करते हैं, जैसे वहां पे हम मूवी देख सकते हैं, वहां पे हम गाने सुन सकते हैं, गाने डाउनलोड कर सकते हैं, इस तरह की फैसिलिटीज हमको मिलते हैं। चलिए इन चीजों को और थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाएगा तो हमको और कई तरह के डाउट कम होंगे, ठीक है। चलिए, जैसे हमने पहली बात करी कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस,
ये हाईएस्ट लेवल का क्लाउड है। अगर हम जो सिंपल 3 क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड इंफ्रा एज ए सर्विस में हाईएस्ट लेवल की सर्विस है। इसके कुछ एग्जांपल पहले देख लेते हैं, जैसे जीमेल, गूगल डॉक्स, जूम, नेटफ्लिक्स, एमएस ऑफिस, एडोबी सूट। अब देखो, इसको पहली बात तो ये, इसको एडोब नहीं पढ़ते, एडोबी पढ़ते हैं, आगे से ध्यान देना। हाँ, अब बात हम करने वाले क्या, अब आप समझोगे कि लिटिल बिट कंफ्यूज एग्जैक्टली क्या है गूगल क्लाउड एज ए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इस सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के तौर पर कोई क्लाउड क्या है? गूगल चूंकि हम लोग के लिए ज्यादा कॉमन है, इसलिए हम गूगल के एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि गूगल में का आप मेल यूज कर सकते हो, ठीक है। आप गूगल के कई सारे वो फैसिलिटीज यूज कर सकते हो, जैसे कि वीडियो कॉल्स एंड म्यूजिक फैसिलिटीज। डॉक्यूमेंट के लिए जैसे गूगल डॉक्स काफी कॉमन है स्टूडेंट्स में। दूसरी कंपनी का एग्जांपल है, जैसे जूम पे आप वीडियो कॉल करते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो, तो वैसे कंडीशन पर सॉफ्टवेयर किसी का यूज हो रहा है, सर्विस आपको मिल रही है। शब्दों पे ध्यान दो, सॉफ्टवेयर किसी का यूज हो रहा है, सर्विस आपको मिल रही है, तो मे बी कि वो आपको कुछ पे करना पड़े। हाँ, नॉर्मल अगर हम कॉमन यूजर की बात करें, स्टूडेंट्स हो गया, या वन यूजर की बात करें, सिंगल यूजर की बात करें, तो नॉर्मली उसको ये सारी फैसिलिटीज फ्री में मिलती हैं, ठीक है। नहीं, नेटफ्लिक्स की नहीं, क्योंकि नेटफ्लिक्स एडवांस लेवल की मूवीज, वेब सीरीज, ये सारी चीजें फैसिलिटीज आपको ऑफर करता है अपने सॉफ्टवेयर से। तो आपको उसके लिए हो सकता है कि कुछ मंथली रेंटल पे करना पड़े, ठीक है। जैसे नेटफ्लिक्स का पर 300 रुपए के आसपास है, 2 कनेक्शन मिलते हैं। एमएस ऑफिस जैसे माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है, ठीक है, आप उसमें अपना डॉक्यूमेंट बनाते हो, एक्सेल में आप अपने अकाउंटिंग डिटेल्स रखते हो, जैसे पावर पॉइंट में अभी मैं पढ़ा रहा हूं, तो मुझे सर्विस मिल रही ना। ये कोई साधारण पेज नहीं है, ये अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है। जैसे कि अगर हम इसमें कोई चीज हैशटैग के साथ लिख देते हैं, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड पर या पावर पॉइंट पर लिखते हो हैशटैग द कॉन्सेप्चुअल आईएएस, द कॉन्सेप्चुअल आईएएस, ऐसा आप लिखते हो, तो ये अब एक लिंक बन गया। आप इस पे एंटर करोगे तो सीधे यूट्यूब पर और गूगल पे, ये हमारे चैनल पे आपको लेके आएगा। कितना आसान है ना, ये एडवांटेज है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का जो सॉफ्टवेयर है, जिसमें कि हमें एमएस ऑफिस की फैसिलिटीज मिलती हैं, पेजेस मिलते हैं, इनलिमिटेड तरीके से हम कितने भी डॉक्यूमेंट इस पर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फिर जब भी हम एडोबी की बात करते हैं, तो ये हमको पीडीएफ फैसिलिटीज देता है। जीमेल तो हम अपने डे टू डे लाइफ में समझते हैं। अब हमको एक बात पता चल गई कि कोई सॉफ्टवेयर होता है, और वो सॉफ्टवेयर हमको इतनी तरह के, ये जितने हमने 1 2 3 4 5 6 10 100 200 5000, आप कितने भी नंबर लिख सकते हो, और क्योंकि कितने भी तरह की सर्विसेज ये आपको दे सकता है। हमने वो एग्जांपल लिखे जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो, तो हमने उन एग्जांपल्स को यहाँ पे यूज किया है। अब जरा इसमें ये ध्यान देना है आपको कि क्या फैसिलिटीज आपको मिलती हैं, और किन फैसिलिटीज को कौन ओन करता है, कौन मैनेज करता है, ये आपको देखना पड़ेगा। यहां से आपके प्रीलिम के क्वेश्चन बनेंगे। जैसे कि यहां पर जो क्लाउड प्रोवाइडर होगा, वो अपनी फैसिलिटीज, अपना जो सॉफ्टवेयर है, वो आपको लीज में देगा, या एप्लीकेशन अपना लीज पर देगा। जैसे कि मैंने बोला था ना, जब भी हम सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की बात करेंगे, तो इसमें आपको प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड इंफ्रा एज ए सर्विस, वो सारी सुविधाएं अपने आप मिल जाएंगी, बिकॉज ये हाईएस्ट लेवल है, ठीक है। तो एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर वो आपको लीज पर देता है, मतलब रेंट पे देता है, किराए पे, कुछ मंथली रेंटल्स हो सकते हैं, कुछ भी, और आप उनकी सेवाएं यूज कर सकते हो, लेकिन आप कभी भी उसके ओनर नहीं हो सकते। हु विल ओन दोज सर्विसेज? ओनर विल ऑलवेज बी सर्विस प्रोवाइडर। नेटफ्लिक्स का एग्जांपल लो, नेटफ्लिक्स पर आप वेब सीरीज देखते हो, है ना, तो ये जो कंटेंट है कौन ओन करता है? नेटफ्लिक्स ओन करता है। आपको देखने के लिए फैसिलिटीज मिलती हैं कि जैसे मान लीजिए आपने 300 रुपए नेटफ्लिक्स को पे किया, तो पूरे महीने भर जितनी सर्विसेज को आपने सब्सक्राइब किया है, वो सर्विसेज, वो फिल्में, वो वेब सीरीज, वो सीरियल्स, वो म्यूजिक, वो सब कुछ आपको मिल जाता है फॉर नेक्स्ट 30 डेज में, जस्ट पेइंग वंस। बट हु विल बी द ओनर? सोच के देखो, ओनर विल बी नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स इज सर्विस प्रोवाइडर हियर। जैसे आप मान लीजिए जीमेल की बात करो, आपने अपना ईमेल अकाउंट बनाया, उसमें आपने अपने डेटा अपलोड करे, किसी से कम्युनिकेशन शेयर किया, तो आपके जीमेल अकाउंट का ओनर कौन है? ओनर तो कंपनी गूगल ही, ठीक है। हाँ, वो आपको
प्राइवेसी के राइट्स देती है, इसलिए नॉर्मली ये माना जाता है कि हाँ आपकी मेल्स कोई पढ़ नहीं रहा, ठीक है। हालांकि रियलिटी में उसे पढ़ा जा सकता है। द क्लाइंट कैन एक्सेस, अब देखो क्लाइंट मतलब यूजर, जैसे कि हम आप यूजर, वो एक्सेस कर सकता है दीज सॉफ्टवेयर्स किसी भी डिवाइस में, जैसे कि मोबाइल, जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, जो कि किसी इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल जैसे मेल चिम का हमने एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है कि यू कैन गेट हेल्प इसमें राइटिंग में, डिजाइनिंग में, सेंडिंग योर ईमेल किसी कैंपेन के लिए या मार्केटिंग के लिए। तो अब हमने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लिया, बिकॉज ये तो हमारे नॉर्मल लाइफ के एग्जांपल थे, 1 2 3 ये जितने एग्जांपल हमने पढ़े ये हमारे नॉर्मल लाइफ के एग्जांपल थे। थोड़ा सा हमने कॉम्प्लेक्स एग्जांपल इसलिए लिया है क्योंकि आजकल यूपीएससी की हैबिट हो गई कि वो अपने एग्जांपल्स को थोड़ा सा ट्विस्ट करके एप्लीकेशन को ट्विस्ट करता है और वो एस्पायरेंट को फंसा लेता है। तो ऐसी कंडीशन में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हमने थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लिया कि हाँ मेल चिम्प की अगर हम बात करें तो ये एक सर्विस है जिसके माध्यम से आप अपने ईमेल को, अपने मेल को अपने कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आप प्रोडक्ट मार्केटिंग करना चाहते हो, चलिए इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आप में से बहुत सारे यूजर्स के पास आपने देखा होगा कि दी कॉन्सेप्चुअल आईएएस को सब्सक्राइब करने के लिए मेल आया। क्यों आया? इसका मतलब मैंने ऐसी कोई सर्विस ली, इसका मतलब दी कॉन्सेप्चुअल आईएएस ने कोई सर्विस ऐसे ली कि हाँ वो प्रमोशन के लिए आपके पास ईमेल आता है कि यूपीएससी के एडवांस लेवल पर अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो दी कॉन्सेप्चुअल आईएएस आपको फ्री में एंटायर प्रिपरेशन कर सर्विसेज फैसिलिटीज ऑफर करेगा। स्टार्ट में GS3 के पेपर्स से शुरुआत होगी, फिर GS4, GS2 एंड GS1, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी कंप्लीटली फ्री। तो ये जो आपको मेल आता है फ्री में, वो भी सारी फैसिलिटीज हम दे रहे हैं, तो उसका जो मेल आपके पास आता है निश्चित तौर पर हमने किसी न किसी ईमेल सर्विसेज को कुछ न कुछ पे किया होगा और अपने ईमेल अपनी मार्केटिंग के लिए यूज करें, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर कोई सोशल कैंपेन चलाना हो, जैसे मान लो मी टू मूवमेंट का कोई कैंपेन चलाना हो, तो आप अचानक देखते हो कि मिलियंस ऑफ लोगों के पास मी टू मूवमेंट के प्रति अवेयरनेस फैलाने वाले कैंपेन्स के मेल मिलते हैं अचानक, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन पर हम उन फैसिलिटीज को यूज कर सकते हैं। तो यहां पर है क्या, वो क्लाउड जो मेलचिम्प कंपनी का है, ठीक है, उसके पास डेटा एक्सेस है किसकी? बहुत सारे यूजर की। जैसे मान लीजिए गूगल के पास कितने लोगों के ईमेल होंगे? मोर देन, अगर नंबर ऑफ ईमेल की बात करें तो ये मोर देन 12 मिलियन है, ठीक है। यूजर की बात करें तो गूगल में करीब 6 मिलियन नहीं बिलियन, करीब 6.5 अलग अलग यूजर के अकाउंट हैं। तो अगर गूगल चाहे तो इन अकाउंट्स पर कोई भी मार्केटिंग का ऐड जा सकता है, क्योंकि मैंने फिर बोला उसका ओनर कौन है? गूगल। आप इसके ओनर नहीं है, ये बात ध्यान रखना। मतलब ये कि गूगल अगर चाहे तो आपकी ईमेल पर कोई मैसेज आ सकता है, प्रोवाइडेड वो आपको आपके लिए थ्रेटफुल ना हो, रिस्की ना हो, वो सुविधाएं बस जो परमिसिबल बाई गवर्नमेंट हैं, जैसे मार्केटिंग के लिए, किसी प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए, किसी सर्विसेज के लिए, किसी मूवी गाने के प्रमोशन के लिए, किसी किताब की प्रमोशन के लिए, अगर जीमेल चाहे। अब इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई बुक ऑथर है, जैसे मान लीजिए कोई बुक ऑथर है जिसका नाम है गुरुराज। अब ये चाहता है कि अपनी इकोनॉमी की बुक एसेंशियल्स ऑफ इकोनॉमी आप तक प्रमोट करना चाहता है। एसेंशियल्स ऑफ इकोनॉमी ये आप तक प्रमोट करना चाहता है, लेकिन वो आपको आपका फोन नंबर, आपका ईमेल, कुछ भी इसके पास नहीं है। तो ये आप तक अपनी बुक का प्रमोशन कैसे भेजे? एक तरीका है, अगर हम चाहें तो यहाँ पे गूगल की फैसिलिटीज यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मिस्टर गुरुराज को गूगल की फैसिलिटी यूज करना चाहिए और गूगल हजार यूपीएससी एस्पायरेंट को कैटेगराइज करके यहाँ यूपीएससी एस्पायरेंट के लिए ये बुक है, तो यूपीएससी एस्पायरेंट्स इस बुक को खरीद सके, इस बुक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। तो क्योंकि वो ईमेल यूपीएससी एस्पायरेंट्स के किसके पास है? गूगल के पास है ना। क्योंकि गूगल अपना क्लाउड ऑफर करता है बहुत सारे यूजर को, उनमें यूपीएससी एस्पायरेंट भी हैं। यूपीएससी एस्पायरेंट की संख्या कितनी है? इंडिया में करीब 12 लाख यूपीएससी एस्पायरेंट हमेशा होते हैं। स्टेट एग्जाम्स को मिला लोगे तो ये संख्या 30 लाख के आसपास पहुंच जाते हैं,
जिसमें 4 से 5 लाख हर साल एग्जाम देते भी हैं। ठीक है, तो अगर ये गुरुराज चाहे तो ये इन 30 लाख लोगों तक अपनी किताब का प्रचार कुछ ही सेकंड्स में कर सकता है, और उसके लिए बहुत नॉमिनल सा चार्ज गूगल को पे करना पड़ेगा। जैसे जैसे ये संख्या बढ़ती चली जाएगी कि कितनी ज्यादा लोगों के पास ये प्रमोशन भेजना है, उतने ज्यादा पेमेंट करने पड़ते हैं। ठीक है, ये तरीका है इसका। चलो, तो अभी आपको समझ में आया कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एक प्लेटफॉर्म है, बड़ा सा सॉफ्टवेयर है, वो बहुत तरीके की सर्विसेज ऑफर करता है, और उन सर्विसेज को आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, बट वो आप या तो फ्री में सर्विसेज यूज कर रहे हो या आपने उसके लिए पे किया है, तो ऐसी कंडीशन पे आप टेनेंट के तौर पर होगे, और जो सर्विस प्रोवाइडर है जो क्लाउड ऑफर कर रहा है वो इसका ओनर होगा। ठीक है, आप उसे किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हो, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप एटसेट्रा। इतना जानना सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के लिए आपको जरूरी है। हाँ, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि कस्टमाइजेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो, यूजर एक्सपीरियंस आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, जैसे जूम पे आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, इसके अलावा नेटफ्लिक्स में आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, मेल पे भी ये गूगल की ईमेल पे भी आप अपनी इस तरह की प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, तो दैट इज अप टू यू। ओके, बट एक्चुअल ओनर ऑलवेज बी द सर्विस प्रोवाइडर। ये तो हमने बात करी SaaS यानी कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की। अब जरा देखते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस क्या है। जरा इस एग्जांपल को आप ध्यान से देखिए। हम बात कर रहे हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में क्या है कि ये भी अपनी तरह का एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करता है। तो प्लेटफॉर्म होगा तो इस प्लेटफॉर्म पे आप क्या कर सकते हो, जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो एप्स डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे मान लीजिए दी कॉन्सेप्चुअल आईएएस का ऐप है, कॉन्सेप्चुअल आईएएस का अपना ऐप है। ठीक है, तो ये ऐप में जब भी मान लीजिए कि हम टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग या लेक्चर के रिगार्डिंग कोई डेटा अपलोड करते हैं, तो ये डेटा कहाँ जाता है भाई? इसके लिए कोई कहीं ना कहीं तो स्टोरेज होगा ना, कहीं ना कहीं वो जीबीज खाएगा, तो इसका मतलब ये किसी के क्लाउड में जा रहा है, उस क्लाउड में ये ऐप स्टोर हो रहा है, तो उसके लिए कोई मिडलवेयर होगा, ये अपने आप में एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से हमने टेस्ट सीरीज का पेपर अपलोड किया, ठीक है, तो वो हमने अपने ऐप्स पर अपलोड किया, वो हमारे ऐप्स से दिखता रहेगा। ठीक है, बट वो एक्चुअल में स्टोर हुआ है किसी क्लाउड पे, और हमारा ऐप इस मिडलवेयर के माध्यम से हमेशा उस क्लाउड से कनेक्टेड है। तो जब भी हम चाहें तो ये डेटा स्टोर होगा किसी क्लाउड पर, और जब भी उसे चाहें तो हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बस ये ऐप कुछ परमिशन देता है और कुछ नहीं देता है। जैसे मान लीजिए किसी ने यूपीएससी टेस्ट सीरीज मेंस की ले रखी है, तो उसको मेंस की फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो सिर्फ मेंस का पेपर यहां से डाउनलोड कर पाएगा। ये ऐप उससे ज्यादा परमिशन नहीं देगा, क्योंकि इस ऐप पर अपना कंट्रोल होगा। ठीक है, तो हम लोग अभी समझेंगे कि किन चीजों पर किसका कंट्रोल होता है। यूपीएससी अगली बार क्वेश्चन पूछेगा तो इसी बात पे पूछेगा कि हु कंट्रोल्स व्हाट सर्विसेज, किन सर्विसेज को कौन कंट्रोल करता है, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जो कंट्रोल करता है वो मैनेज करता है। यहां पे हम अपना ऐप कंट्रोल कर सकते हैं, उसे मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जो डेटा है वो किसी जीबी पे जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए जाहिर सी बात है ये ऐप यूजर, जैसे मान लीजिए अगर ये हमारा ऐप है तो हम किसी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को कुछ ना कुछ रेंट पे कर रहे होंगे। ऐसा भी हो सकता है ये वन टाइम पेमेंट हो फॉर सम नंबर ऑफ ईयर, जैसे मान लीजिए 20 सालों के लिए एक बार पेमेंट कर दिया जाए, या सालाना कुछ पेमेंट किया जाए, या मंथली कुछ पेमेंट किया जाए, या ट्रांजैक्शन कॉस्ट में आजकल 8% चलता है, आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें, जितने इस तरह के हैं, तो ये पेमेंट इस तरह से इनको जाती है। सो इस तरह से प्लेटफॉर्म, अच्छा इनके एडवांटेज क्या है, ये सिक्योरिटी ऑफर करता है, आप अपने ऐप्स की होस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम वाले सारी फैसिलिटीज ऑफर करेगा। हाँ, आपको किसी न किसी नेटवर्क के माध्यम से इनके नेटवर्क को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक ऐप है और ये इसका स्टोरेज है किसी जीबी पर यहाँ पे, तो ये नेटवर्क के माध्यम से आप इसे एक्सेस कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये बना हुआ है माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के अपने अपने जो क्लाउड हैं, उस पर एप्पल के अपने जो क्लाउड हैं, उन पर इस तरह की सर्विसेज प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस ऑफर की जाती है। ओके, चलिए थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। इन दिस
क्लाउड प्रोवाइडर। इसमें क्या है कि जो क्लाउड प्रोवाइडर है, क्लाउड प्रोवाइडर का एग्जांपल हम ले सकते हैं, फिर अगेन गूगल का, अमेजन का भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए गूगल आपको वो सर्विस दे रहा है, तो वो आपको गूगल गिव्स द एबिलिटी टू द किसको, कस्टमर को एबिलिटी देती है टू डिप्लॉय कस्टमर क्रिएटेड एप्लीकेशन। जैसे मान लीजिए हमने अपना किसी ऐप डिजाइनर से ऐप बनवाया और इस क्लाउड में डेटा स्टोर करना शुरू कर दिया। डेली का डेली मान लीजिए 10 GB 20 GB डेटा अपलोड हो रहा है, वीडियोस की 50 GB 100 GB तक भी डेटा अपलोड होते हैं। ठीक है, इतना हम डेली कर सकते हैं या इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट्स नहीं है, बस हमको पे करना पड़ता है जितना ज़्यादा हम क्लाउड यूज़ करना चाहते हैं। क्लाउड में स्टोरेज खरीदा जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर साल भर के लिए हमने 100 TB डेटा स्टोरेज खरीदा है, तो हम इससे ज़्यादा नहीं यूज़ करें। जब भी हमारा डेटा फुल हो जाएगा तो जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है वो बोलेगा कि और पैसे पे करिए अगर आप और ज़्यादा स्टोरेज चाहते हैं, तो अदरवाइज आपकी फाइलें स्टोर होना बंद हो जाए। तो ये कुछ इस मैकेनिज्म पे काम करता है। तो यहाँ पे क्लाउड सर्विस जो प्रोवाइडर है, ठीक है, वो एबिलिटी देता है कस्टमर को टू डिप्लॉय देयर एप्लीकेशन, वो अपना एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सके। जैसे हम अपना एप्लीकेशन किसी सॉफ्टवेयर में इस तरह के डिप्लॉय कर सकते हैं यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमको उसमें यूज करना पड़ेगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर डिजाइन, जो एप्लीकेशन बिल्डर होते हैं, ऐप बिल्डर होते हैं, वो लैंग्वेज यूज करते हैं, जैसे जावा या सी की अभी हमने बात करी। तो ये जो लैंग्वेज है जावा एटसेट्रा, ये हमको क्लाउड पे मिल जाएंगे। ठीक है, जो टूल्स चाहिए वो भी क्लाउड पे मिल जाएंगे। तो इस तरह से जो ऐप बिल्डर है वो क्लाउड की लैंग्वेज, क्लाउड के टूल्स इत्यादि फैसिलिटी को यूज करके ऐप बिल्ड करता है, और उस ऐप के माध्यम से जो भी उस ऐप का ओनर होगा, जैसे द कॉन्सेप्चुअल IS है, तो इसका मान लीजिए हम लोग चाहें तो वहां पे अपना डेटा अपलोड कर सकते हैं। किसी का क्लाउड यूज कर रहे हैं, एंड ऑफ द डे आप हर बार यही देखोगे कि एक साइड कुछ ना कुछ क्लाउड है जिसको हम GBs या TBs में बात कर सकते हैं, गीगाबाइट्स में हम बात कर सकते हैं। ठीक है, द कस्टमर कैन नॉट कंट्रोल अंडरलाइंग आर्किटेक्चर। ठीक है, अंडरलाइंग आर्किटेक्चर मतलब ऐप का जो डेटा है वो कहां किस तरह से स्टोर हो रहा है, हम उसे नहीं कंट्रोल कर सकते, वो हमारे ऐप पर दिखाई देगा। ये हमें समझने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए आप कभी सोचिए कि ऐप पर हमने एक दिन में 10 GB वीडियोस अपलोड कर दिए, बट हमारा ऐप जो है वो 10 GB का नहीं हुआ, वो तो अभी भी कुछ 100 MB के आसपास रहता है। इसका मतलब ये स्टोर कहीं और है। हमारा जो ऐप है ये एक विंडो का काम कर रहा है, ये एक डोर का काम कर रहा है, जिससे हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं, या जिस भी स्टूडेंट के पास ID पासवर्ड है वो यहाँ तक पहुँच सकता है देखने के लिए कि हाँ कौन से वीडियोस हमने अपलोड किए हैं द कॉन्सेप्चुअल IS के नाम पर। ठीक है, तो इस तरह से काम करता है। मतलब क्लाउड कहीं और है, ऐप सिर्फ उसके डोर का काम करता है, एक विंडो का काम करता है, जहां से आप उस क्लाउड के डेटा को यूज कर सकते हो जिसको हम लोगों ने उसमें अपलोड किया है। ठीक है, ये बात हम उस क्लाउड के आर्किटेक्चर को, जैसे यहाँ पे क्लाउड है तो हम इसमें चेंज नहीं कर सकते, इसके डिजाइन डेवलपमेंट में कुछ चेंज नहीं कर, हम जो भी चेंज कर सकते हैं वो अपने ऐप पर चेंज कर सकते हैं बस। ठीक है, ये कैसे ऑपरेट करता है, इसका स्टोरेज और सर्विसेज, ये सब हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, और जैसे इसका एक एग्जांपल है गूगल ऐप इंजन। ठीक है, फॉर डेवलपिंग होस्टिंग वेब एप्लीकेशंस, गूगल मैनेज डेटा सेंटर। ठीक है, एंड गूगल ऐप इंजन सपोर्ट करता है क्या क्या, गूगल गो, गूगल PHP, जावा, पाइथन, नोट, नेट, रूबी एप्लीकेशन, ये सारी फैसिलिटीज आपको गूगल देता है। ठीक है, इन्हीं सब के लिए वो मंथली रेंटल या सालाना रेंटल या वन टाइम रेंटल आपसे चार्ज करता है। और अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के। व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस? तो देखो ऐसे इसमें क्या है कि हम किसी का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हैं, ये अपने आप में सबसे लोअर लेवल की सर्विस है, क्लाउड में लोअर लेवल की सर्विस है। ठीक है, इसमें सबसे इजीएस्ट जैसे कौन कौन से हमें सुविधाएं मिलती हैं कि हम किसी का सर्वर यूज कर सकते हैं, स्टोरेज यूज कर सकते हैं, किसी का नेटवर्क, इस तरह की सिंपल चीजें हैं। तो ये जैसे मान लीजिए इसमें कोई डेटा स्टोर कर दिया गया, वो स्टोरेज के तौर पर काम आ रहा है, और वो यहाँ किसी क्लाउड में स्टोर होता है, और उसे हम इंटरनेट के माध्यम से अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल में के माध्यम से उसे एक्सेस कर सकते हैं। सो दैट इज बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इसमें वेंडर जैसे गूगल रेंट पे देता है क्या, सर्वर फॉर कंप्यूटिंग एंड स्टोरेज।
यहाँ पे वो हमें अपना सर्वर रेंट पे दे रहा है। ये ध्यान दो, इसी तरह के पॉइंट आपको प्रीलिम में मिलेंगे कि अगर कोई कंपनी अपना सर्वर आपको स्टोरेज के लिए दे रही है तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का एग्जाम्पल है। हाँ, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस की सुविधाएं आपको प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में भी मिलती हैं। और अगर सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की बात करें तो वो सबसे हाई एंड की सर्विसेज हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस यानी कि IaaS, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस यानी कि PaaS, दोनों की सर्विसेज आपको सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के अंतर्गत मिलती हैं। दैट इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल थ्री। यूजर कैन रन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन ऑन रेंटेड सर्वर विदाउट मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। आपको मेंटेनेंस और ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं पे करनी है, ठीक है, जैसे अमेजन वेब सर्विसेज, गूगल कंप्यूट इंजन, ये सारी इसकी जो है और इसके एग्जांपल हैं। हाँ, लीज करने का मतलब है कि आपको वन टाइम पेमेंट या मंथली रेंटल्स बस एक बार आपको पे करना पड़ेगा। इसके बाद क्या मेंटेनेंस है, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सारी चीजें आपको कुछ नहीं पे करना, ठीक है। चलिए अब जरा हम समझते हैं इन तीनों के स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि हमने मोटा मोटा तो समझा बट हमको सारी चीजें क्लियर नहीं हुई कि ये आखिर बना कैसे है। अगर यूपीएससी पूछ ले क्या इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस की जो फैसिलिटीज है वो आपको सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में मिलेंगे, हम शायद कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके लिए हमारे पास एक नया स्लाइड है जिसमें हम सब बातें और समझ सकते हैं। देखो, कौन कितनी सर्विसेज देता है ये अपने आप में लिमिटलेस है, इसलिए आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना पड़ेगा उन कीवर्ड्स के माध्यम से जो हमने यहाँ पे आपको कलर करके बताएंगे। कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में कंप्यूटिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटीज मिलती हैं। 2, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में मेनली आप अपने एप्स डेवलप कर सकते हो। 3, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस की एंड प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की कोई भी सर्विसेज ले सकते हैं। एंड इसके अलावा वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज एंड एप्लीकेशन ये सारे प्लेटफॉर्म आपको ऑफर करते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इन तीन में मोटा मोटा अंतर है, लेकिन यूपीएससी आजकल इज मोर अबाउट इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग। सो हम समझते हैं, जैसे हमने बात करी थी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस की, जिसमें कि सर्वर एंड स्टोरेज आपको मिलता है, इसके अलावा नेटवर्किंग सिक्योरिटी मिलती है। देखो, सिक्योरिटी सब में रहेगी, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में भी मिलेंगी। नाउ इसके अलावा प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में अपना ऐप बिल्ड करते हो, जैसे कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड, माइक्रोसॉफ्ट और ये अलग अलग एप्पल है ना, ऐसे ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलते हैं जिनमें आप अपना ऐप या एप्लीकेशन बिल्ड करते हो, ठीक है। तो यहां तक प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस हो गया। कहां से कहां तक? इतना पूरा, ये सब। जब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की, तो ये ऑल फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज प्लस डेवलपमेंटल टूल्स एंड डेटाबेस। डेवलपमेंटल टूल्स में जैसे लैंग्वेज होते हैं, जावा एटसेट्रा, ये सब, और दूसरे टूल्स जो इंजीनियरिंग लेवल पे आपको रिक्वायर्ड होते हैं, वो सारे टूल्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड, एप्लीकेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड, वो सारी चीजें आपको मिलती हैं, ठीक है। और आपको होस्टिंग, आप अपने एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को यहाँ पे होस्ट कर सकते हो, ये भी फैसिलिटीज आपको सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में मिलती है। मतलब एक लार्जर सॉफ्टवेयर है जो कि आपको ये सुविधाएं देता है, और इसको कनेक्ट करने के लिए आपको मिलता है एक मिडलवेयर, और उस मिडलवेयर के माध्यम से आप किसी कंपनी के सॉफ्टवेयर को एज ए सर्विस यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी थोड़ा सा और डिफरेंस क्लियर करते हैं। तीनों में मेन डिफरेंस क्या है? तो ईच क्लाउड सर्विस मॉडल प्रोवाइड डिफरेंट लेवल ऑफ कंट्रोल। ध्यान दो, पहले तो ये कि तीनों में डिफरेंट लेवल ऑफ कंट्रोल है, जितना ज्यादा कंट्रोल, जितना कम कंट्रोल, यही हमको समझना है। इन सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में सर्विस प्रोवाइडर मैनेज करता है एवरीथिंग। सर्विस प्रोवाइडर मतलब गूगल, अमेजन, एप्पल, है ना। ये सर्विस प्रोवाइडर मैनेज करता है क्या? एवरीथिंग। ये बस यही आपके प्रीलिम के पॉइंट हैं। एंड यू कैन चेंज सम कॉन्फ़िगरेशन। जब आप साइन अप होते हो तब आप अपने कुछ कॉन्फ़िगरेशंस को बस चेंज कर सकते हो, इसे ही बोलते हैं कस्टमाइजेशन। ठीक है। अब तीसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में यू हैव फुल कंट्रोल बिकॉज यू रेंट नॉट ओन। ठीक है।
आपको फुल कंट्रोल होगा। क्यों? आप रेंट पे कर रहे हो। किस बात का? इंफ्रास्ट्रक्चर का। जैसे आप किसी का घर किराए में लेते हो ना, तो आप चाहे जिस तरह रहो, चाहे जहाँ पे अपनी फोटो लगाओ, चाहे जहाँ रूम को जिस तरह से यूज करो, अगर वो कॉमर्शियल बिल्डिंग है तो आप उसमें चाहे जिस भी तरह की शॉप खोल सकते हो एटसेट्रा। उसी तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर को में आपको पूरा कंट्रोल होगा, ठीक है। लेकिन अगर बात करिए प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज की, इसमें आप अपना एप्लीकेशन और डेटा बिल्ड कर सकते हो, ठीक है, उसे आप अपना मैनेज कर सकते हो, इसको आप अपने एप्लीकेशन को। लेकिन हमने जैसे बोला था कि वो एप्लीकेशन से आपका डेटा जहां जाता है, उसके बैकग्राउंड में जो इंफ्रा है आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज वो क्लाउड किसी और का है। और ज्यादा बारीकी से समझने के लिए हाईएस्ट एंड है ये, इससे ज्यादा गहराई में यूपीएससी नहीं पहुंच सकता। डीपेस्ट लेवल है चीजों को समझने के लिए। आई थिंक जितने हमने बात कर ली है, यूपीएससी का जो क्वेश्चन है इसके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन जो 2022 में आया था, जिसको हम जिक्र करेंगे ही अभी, जिसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, तो उसको भी देख लेंगे। बट जैसे कि हम और आगे भविष्य के लिए बात करें तो इतनी गहराई पे यूपीएससी शायद ना पूछे, लेकिन कभी कभी वो एक स्टेटमेंट थोड़ा सा ज्यादा गहराई में डाल देता है, वो इस लेवल का होता है। तो आइए समझ लेते हैं ए टू जेड। इसमें ए टू जेड है, ए टू जेड, ठीक है। जैसे एप्लीकेशन, ये है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ये है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ये है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। अगर हम बात करें एप्लीकेशन की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में आपका जो एप्लीकेशन होगा उस पर किसका कंट्रोल होगा? आपका। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में जो आपका एप्लीकेशन होगा उसमें किसका कंट्रोल होगा? आपका। और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में जो भी एप्लीकेशन होगा उस पर कंट्रोल किसका होगा? गूगल का, यानी कि सर्विस प्रोवाइडर। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में जो डेटा होगा उसमें आपका कंट्रोल होगा, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में जो डेटा होगा उसमें आपका कंट्रोल होगा, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में डेटा पर कंट्रोल होगा कंपनी का। देखो ये ज्यादा डीपर लेवल है, इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज की जा सकते हैं, इसलिए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में ज्यादा क्या फुल कंट्रोल कंपनी का होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में बहुत बेसिक लेवल के एप्लीकेशन या डेटा होते हैं, जैसे मान लीजिए म्यूजिक सुनना, म्यूजिक स्टोर करना, म्यूजिक बनाना नहीं, उसके लिए प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है, ठीक है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं। तो ऐसी कंडीशन पर आप अपने डेटा एंड एप्लीकेशन को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसको मैनेज करते हैं। रन टाइम कितनी देर वो रन करेगा, प्रोसेसिंग कैसे होगी, वो आपका यहाँ पे कंट्रोल होगा। बट इसमें नहीं, एप्लीकेशन में नहीं, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में नहीं। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में आप अपने एप्लीकेशन के माध्यम से जो भी चीजें अपलोड कर देते हो, वो कितना रन टाइम लेता है उस पर आपका कंट्रोल नहीं होता। कभी कभी उस पर आप करके देख लेना यूट्यूब पर, ठीक है। यूट्यूब भी तो स्टोरेज दे रहा है आपको, आप अपना यूट्यूब का स्टूडियो क्रिएट करो, उसमें स्टोर करके देखो, स्टोर करके देखना, आपको पता चल जाएगा। जिस तरह आज ये वीडियो आपको मिलता है उसी तरह से। तो इसमें रन टाइम प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में आपको अब इन्हीं बातों को ध्यान देना है। किसको? इसको, कि किस में रन टाइम में यूजर का कंट्रोल है। तो सिर्फ इंफ्रा एज ए सर्विस में। देखो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में तो आपको सीधे सीधे पता है ए टू जेड, इसका कंट्रोल है कंपनी का, यूजर का कोई कंट्रोल नहीं, पहली बात पता चल गई। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में सिर्फ दो बातों में आपका कंट्रोल है, किसमें? एप्लीकेशन और डेटा में, बस। रन टाइम, मिडलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर्स, स्टोरेज, नेटवर्किंग, इन चीजों में कंपनी का कंट्रोल होता है। तो हम इतनी बातों को अलग कर लेते हैं, ठीक है। और इंफ्रा एज ए सर्विस में किन चीजों में कंट्रोल है, उन 5 चीजों को याद कर लीजिए, 5 थिंग्स को। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन, डेटा, रन टाइम, मिडलवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। बस इन 5 थिंग्स में इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में यूजर का कंट्रोल होगा। बाकी उसको किस तरह से वर्चुअल स्टेट में ले जाना है, उसको सर्वर में किस तरह मैनेज करना है, स्टोरेज को किस तरह से मैनेज करना है, और नेटवर्किंग उसकी कैसे करनी है, वो सारी चीजें कौन मैनेज करता है? स्वयं कंपनी। नेटवर्किंग का एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि अगर मान लीजिए मैं किसी क्लाउड सर्विस के माध्यम से आपको ईमेल भेजता हूं कि हाँ XYZ लेक्चर यहाँ पे शुरू होने वाला है, तो हम अपने ऐप्स या अपने मेल के माध्यम से चीजें डिजाइन करके बाकी क्लाउड के भरोसे छोड़ देते हैं। बाकी क्लाउड के अंदर वो फैसिलिटीज अवेलेबल है कि हाँ कौन कौन यूपीएससी एस्पायरेंट के ईमेल हैं उनको भेज दो, फालतू लोगों को मत भेजो। क्यों? क्योंकि वो स्टोरेज किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? कंपनी के द्वारा। नेटवर्क किसके पास है? सब कंपनी के। सर्वर तो कंपनी का है ही, जैसे गूगल का, उसको वर्चुअलाइज कौन करता है? स्वयं कंपनी, ठीक है, स्वयं गूगल। और ज्यादा क्लियर करते हैं, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं जरा देखते हैं।
टिपिकली सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एप्लीकेशन इंक्लूड क्या क्या, जैसे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे हाई एंड की एप्लीकेशंस की बात होगी, जैसे बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन का मतलब कि जैसे अगर मान लीजिए कि मैं चाहूं कितने व्यूअर ने हमारे इसको कंटेंट को लाइक किया, ठीक है, सब कौन मैनेज कर रहा है? स्वयं यूट्यूब, ठीक है, स्वयं गूगल उसे मैनेज कर रहा है। यूट्यूब किसका है? गूगल का है, तो उसे कौन मैनेज कर रहा है? गूगल, ठीक है। तो बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन, कौन किस समय देख रहा है, कौन सा, उसके हिसाब से वो हमको एक इजी वे में डेटा प्रोसेस करके बताएगा कि हाँ इतने व्यूअर आपके हैं, इतना आपका कंटेंट वो लाइक करते हैं, इतना डिसलाइक करते हैं, उन्होंने इतना शेयर किया, ये सारी चीजें हैं। एंड हाँ, शेयर से याद आया, सिंस वी आर न्यू इन दिस इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म, तो आई विल रिक्वेस्ट टू यू पीपल टू डू नॉट फॉरगेट subscribe, share and comment on our work if you like so, okay? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तो ये जो जितनी कस्टमर, जैसे हम इसका दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं कि किसमें कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एयर सर्विसेज हैं, एयर सर्विसेज, हम ट्रैवल की बात करें तो एयरप्लेन्स की बात होती है। तो अगर किन कस्टमर्स ने क्या कमेंट किए, किन कंपनीज की फ्लाइट्स ज़्यादा अच्छी चल रही हैं, किन गवर्नमेंट्स की फ्लाइट्स ज़्यादा अच्छी चल रही हैं, इनमें क्या फैसिलिटीज हैं, वो सब कुछ डेटा कौन मैनेज करता है? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में मैनेज होता है, एंड डेटा इज मैनेज बाय कंपनी। आपको हमेशा एक ईजी फीडबैक मिलता है। आपको मतलब जैसे मान लीजिए मेरी कंपनी है इंडिगो एयरलाइंस, तो इंडिगो एयरलाइंस को एक ईजी फीडबैक मिलता है कि हाँ आपके 10,000 कस्टमर्स हैं पिछले 1 महीने में जिन्होंने आपकी सर्विसेज को पसंद नहीं किया, उनके क्या क्या रीजंस थे, तो उनमें कमेंट्स के आधार पर एक मिनिमल इंटरफेस के थ्रू वो आपको इंफॉर्मेशन दे देगा, जिसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या ठीक करना है और क्या नहीं ठीक करना। तो इस तरीके से कंपनी और कस्टमर के बीच के रिलेशन को मैनेज करता है। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जैसे मान लीजिए अब एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग में हम एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं दवाओं का। जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, वो कितनी ड्रग बना रही है, कौन सी दवा कब एक्सपायर हो रही है, इट इज नियरली इम्पॉसिबल फॉर मैन नाउअडेज। क्यों? ज्यादा बड़े स्केल पे प्रोडक्शन हो रहे हैं, डेली बिलियंस ऑफ टैबलेट्स बनती हैं, मिलियंस ऑफ टैबलेट्स बनती हैं, तो वो मैन के लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, उसका डेटा अगर ऑनलाइन मैनेज होता है तो वो एंटरप्राइज को अपने रिसोर्स को किस तरह से प्लान करना है कि इस बात से मैनेज हो जाता है कि उसकी इतनी टैबलेट्स, फार्मास्यूटिकल कंपनी, जैसे मान लीजिए सिप्ला का हम एग्जांपल लेते हैं कि सिप्ला ने कोई पेन किलर ड्रग बनाई, इतनी टैबलेट बिक गई, इतनी टैबलेट नहीं बिकी, ये इस तारीख को एक्सपायर हो जाएंगे। तो ये सारी फैसिलिटीज स्वयं सॉफ्टवेयर आपको देता है। इसके अलावा कोलैबोरेशन, जैसे मान लीजिए सिप्ला कंपनी है, वो अलग अलग शहरों में जो उसके डिस्ट्रीब्यूटर और मेडिकल स्टोर वाले होते हैं जो इस कंपनी की दवाएं बेचते हैं, उनके बीच में जो कोलैबोरेटिव फैसिलिटीज होते हैं वो स्वयं ऑफर करता है। ईमेल मार्केटिंग, जैसे मैंने अभी आपको मेलचिम्प की बात करी थी, जिससे दो कॉन्सेप्चुअल आईएएस के मेल आप तक पहुंचते हैं, वो हमारा प्रमोशनल ईमेल होता है। ठीक है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की जब भी हम बात करते हैं तो हमने इसमें देखा कि जैसे मेनली ये किस चीज के लिए है? एप्लीकेशन बिल्डअप करने के लिए। तो ये आपका लोड बैलेंस करता है, जैसे फायरवॉल आपको सिक्योरिटी के लिए होते हैं, मिडलवेयर जो भी बिल्ड होते हैं वो प्लेटफॉर्म पे बिल्ड होते हैं, और वो कौन कौन से एप्लीकेशन सर्वर्स यूज करेंगे, कौन कौन से HTTP सर्विस, हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल्स कौन कौन से यूज करेंगे, ये सब प्लेटफॉर्म पे आपको मिलता है। रन टाइम प्लेटफॉर्म पे मैनेज होता है। देखो है सबके सब क्लाउड, बट वो क्लाउड की लेयरिंग है कि कौन कितना डीप है, कौन कितना बड़ा है, कौन किसकी कितनी ज्यादा एक्सेस है, कौन कितनी ज्यादा कमांड देता है, कौन कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड हाईएस्ट इज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस उससे कुछ सिंपल है, इंफ्रा एज ए सर्विस द मोस्ट सिंपल वन है। ठीक है। तो ये लाइब्रेरीज और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आपको ऑफर करता है प्लेटफॉर्म्स पर। ठीक है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी में क्या क्या है? जैसे फिजिकल एंड विजुअलाइज रिसोर्सेज होते हैं कि आप किन्हीं चीजों को कैसे कंप्यूट करते हो, उसका लोड बैलेंस कैसे करते हो, नेटवर्क और उसके स्टोरेज को आप यूज करते हो, जैसे म्यूजिक और वीडियोज स्टोर करके रखना, ये इसका एक एग्जांपल है। ठीक है। जरा सबके एग्जांपल देख लेते हैं। अमेजन वेब सर्विसेज दोनों में आता है, इंफ्रा एज सर्विस एंड प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। ठीक है। इसके अलावा सेल्स फोर्स, ये थोड़े थोड़े एग्जाम्पल है, किन्हीं एग्जाम में ये थोड़े थोड़े पूछ लेते हैं, तो आप एक बार उनको देख लेना और रट्टा मारने की बिल्कुल कोशिश मत करना, बिकॉज ये सब प्राइवेट कंपनीज के बारे में है। यूपीएससी की बहुत कम चांसेस कि इनमें कुछ भी पूछे। हाँ, अगर इनमें से कोई क्लाउड न्यूज में है तब हम उसको ज्यादा ध्यान देंगे, फिर हम उसे एक्सप्लेन भी करेंगे। आप मुझे बस टेक्स्ट मैसेज व्हाट्सएप में या टेलीग्राम पे भेज दो कि हाँ सर ये वाली चीज न्यूज में आपने देखी है,
तो जैसे मान लीजिए ड्रॉप बॉक्स के बारे में न्यूज़ में आता है, तो हम फिर ड्रॉप बॉक्स को डिटेल में कवर करेंगे। जैसे जी सूट के बारे में है, गूगल का है एप्लीकेशन, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की सुविधाएं आपको देता है। तो अगर मान लीजिए जी सूट कभी न्यूज़ में होगा किसी कंट्रोवर्सी के लिए, ठीक है, जैसे कि पिछले साल की बात में आपको बताऊं तो 2021-22 में ऐसा था कि कुछ शरारती बच्चों ने कुछ मुस्लिम एक्ट्रेसेस के नाम, उनके फोटो के साथ कुछ छेड़छाड़ करके और ऐसे सोली डील्स टाइप की सर्विसेज डेवलप करी थी। तब उन्होंने सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का इस्तेमाल किया था। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के कुछ लेयर्स फ्रीली अवेलेबल होते हैं, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया था। दुनिया में वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीजें, ठीक है। तो तब हमको सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस पता होना चाहिए था, एंड दिस वाज द रीजन 2022 में सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस से क्वेश्चन, ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? क्योंकि वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर था तभी उसमें कोई दूसरा पर्सन बिना पेमेंट के सॉफ्टवेयर बना सकता है। वैसी कंडीशन पर हमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। सो हम लोग उसे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एंड प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एज वेल एज इंफ्रा एज ए सर्विस को हम थोड़ा सा कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की एग्जाम्पल तब ये जैसे एज्योर माइक्रोसॉफ्ट का है, एंड ओरेकल काफी पॉपुलर है, IBM पॉपुलर है, अमेरिकन कंपनी है, गूगल कंप्यूट इंजन यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल है। तो मतलब आपको ये पता होना चाहिए बस हल्का हल्का कि कौन कौन सी सर्विसेज है, कौन कौन से अलग है, कौन कौन कॉमन है, बस एक बार देख लेना, रट्टा मारने की कोशिश नहीं करना है। कोई चीज न्यूज में आएगी तब हम उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, ओके। हाँ, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के बारे में थोड़ा सा और कुछ देखते हैं। जैसे कि देखते हैं कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस बिजनेस प्रोसेस में हेल्प करता है, कोलैबोरेशन में हेल्प करता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, हमने इसके बारे में देख लिया। मिडलवेयर एप्लीकेशन रन टाइम, जावा रन टाइम, डेटाबेस एंड डेवलपमेंटल स्टैक, ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के तहत पढ़े जाते हैं। एंड इंफ्रा एज ए सर्विस के तहत स्टोरेज, कंप्यूट एंड नेटवर्किंग सुविधाएं हैं, जैसे कि सर्विस, नेटवर्किंग, डेटा सेंटर एंड स्टोरेज। सो आई थिंक कि अब तक ये आपको क्लियर हो गया होगा। इतना ज्यादा एग्जाम्पल हमने बात करी है। हाँ, अगर आपको एग्जाम्पल पता नहीं है तो थोड़े थोड़े आप गूगल करके एक बार देख लो कि किस तरह से है। एक एक एग्जाम्पल के बारे में तो यहाँ बात नहीं किया जाएगा। किसी एग्जाम्पल के बारे में पूरा लेक्चर आ सकता है तभी अगर वो एग्जाम्पल किसी कंट्रोवर्सी या किसी कारण से न्यूज में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ उनका कोई कोलैबोरेशन है, तब वो न्यूज में हो सकता है और तब हम उसके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। एंड जब हम क्लाउड के बारे में बात करते हैं तो क्लाउड को कौन ओन करता है, कौन ऑपरेट करता है, इसमें हमने कई तरह की चीजें देख ली हैं। इनकी कुछ टाइप्स हैं बेस्ड ऑन फर्दर डेवलपमेंट। जैसे एक होता है प्राइवेट क्लाउड, एक होता है पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड में क्या है कि मल्टी टेनेंटेड होता है। टेनेंटेड का मतलब ये होता है कि इसको कोई भी लीज में ले सकता है, तो उसे हम पब्लिक क्लाउड बोलते हैं, ठीक है। प्राइवेट क्लाउड वो क्लाउड होता है जो सिंगल टेनेंटेड होता है। जैसे मान लीजिए रिलायंस कंपनी का अपना एक क्लाउड है जो उस कंपनी के लिए है, बस बाहर जो उसके एम्प्लॉयज नहीं है वो उसको एक्सेस नहीं कर सकते, तो वो सिंगल टेनेंटेड है। मल्टी टेनेंटेड जैसे मान लीजिए गूगल के हैं, अमेजन के हैं, नेटफ्लिक्स के हैं, तो उनको कोई भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो ये अपने आप में पब्लिक क्लाउड है। इसका एडवांटेज क्या है कि इसकी आपको अपना कोई इंफ्रा नहीं बनाना है ना, कोई भी आपको अपना सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, आसानी से आप सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की फैसिलिटीज यूज कर सकते हो, तो आपकी कोई कॉस्ट नहीं होगी। बस केवल आपकी जो है चार्जेस होंगे मंथली रेंटल के फॉर्म में, इसलिए आपकी कैपिटल कॉस्ट शून्य है। इस शब्द पे ध्यान दो। इकोनॉमी में हम जानते हैं कैपिटल क्या होता है एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। तो कैपिटल कॉस्ट नहीं होंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे। जो आप रेंटल देते हो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। तो लो IT ओवरहेड, जो मान लीजिए कि आपकी कोई कंपनी है तो जो IT सर्विसेज आप यूज करते हो तो वो IT ओवरहेड्स चार्जेस आपके बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आपको पूरा का पूरा इंफ्रा या पूरा सॉफ्टवेयर नहीं बनाना है और स्केलेबिलिटी इन्फिनिट है। मतलब ये कि आप उसको अपनी उन सुविधाओं को या आप सर्विसेज को कितना भी बढ़ा सकते हो, बस मंथली रेंटल आपको पे करते जाना है। आप उसमें अपना कितना भी स्टोरेज, प्रोसेस एंड मैनेजमेंट वाली जितनी भी आपकी अपनी चीजें हैं उनको आप बढ़ा सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें आप अपना कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक पब्लिक क्लाउड है। कस्टमाइजेशन आप में प्रॉब्लम तब आएगी अगर आप उसे कस्टमाइज करने लगे तो मे बी कोई दूसरे यूजर के लिए वो डिफिकल्ट हो जाए, ठीक है। गवर्नेंस यूजेज के थोड़ी इश्यूज आते हैं, जैसे कि कई बार क्या होता है कि डेटा लीक की समस्या आती है, कई बार होता है कि आपका डेटा हैक हो जाता है। इस टाइप की थोड़ी चीजें अक्सर इस तरह की प्रॉब्लम आती हैं, ठीक है। पोटेंशियल इसमें लेटेंसी की बात करें तो हाँ, इसमें थोड़ा लेटेंसी अक्सर होती है। पब्लिक क्लाउड में ये होता है, जैसे कि गूगल में कई बार आप देखते हो कि जैसे यूपीएससी ने अपना रिजल्ट
किया तो सर्वर डाउन हो जाता है। सर्वर देखो यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस या इंफ्रा एज ए सर्विस, हम सबको एक एवरेज के हिसाब से मान के चल रहे हैं, उस हिसाब से बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए इंफ्रा एज ए सर्विस के तहत गूगल के किसी सर्वर पर यूपीएससी ने अपना रिजल्ट अपलोड किया, वो रिजल्ट आप एक्सेस करना चाहते हो तो आप देखते हो कि इनिशियली जो है सर्वर डाउन हो जाता है। वो सर्वर आइडियली डाउन नहीं होना चाहिए, लेकिन पब्लिक क्लाउड में डाउन होता है। प्राइवेट क्लाउड में क्या होता है कि उनकी लिमिटेड यूजेज होता है, उनको पता होता है कि हाँ कितने लोग इसके यूजर होंगे, कितने लोग डेटा डाउनलोड करेंगे, कितने लोग डेटा को एक्सेस करेंगे। इसलिए यहाँ पर चूंकि ये किसी प्राइवेट कंपनी के अपने इंटरनल यूजेस के लिए होता है तो ये फुली कस्टमाइज्ड होता है उनके लिए। हायर लेवल ऑफ सिक्योरिटी होती है, चूंकि कोई भी फॉरेन पार्टी यानी कि कोई बाहर के व्यक्ति जो उस कंपनी के बाहर का है, कोई बाहर का पर्सन जो उस कंपनी एम्प्लॉय नहीं है, उसे एक्सेस नहीं कर सकता। और इसकी परफॉर्मेंस अच्छी, स्मूथ, सुपीरियर होती है। कैपिटल कॉस्ट इसमें होती है, चूंकि रिलायंस कंपनी को अपना सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा, तभी तो वो एक अपने क्लाउड, तभी तो किसी क्लाउड की फैसिलिटीज को वो सिंगल टेनेंटेड कर सकता है। ध्यान दिया ना आपने, तो कैपिटल कॉस्ट होगी। हाँ, अंडर यूटिलाइजेशन रह जाता है कि कई बार जैसे मान लीजिए कि आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अपने काफी पैसा आपने खर्च कर दिया है, लेकिन आप उसको उतना यूज नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज दैट इज अ बिग क्लाउड। एंड इसमें आपके आईटी ओवरहेड्स यानी कि आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके खर्च ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये प्राइवेट एंड पब्लिक के अलावा एक हाइब्रिड भी होता है, जिसमें कि कुछ चीजें प्राइवेट होती हैं, कुछ चीजें पब्लिक होती हैं, तो दोनों की प्रेजेंस होती है, देन वी से इट हाइब्रिड। इसमें कंपेटेबिलिटी का थोड़ा इशू आता है, बाकी एडवांटेज कई सारे हैं, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी होती है क्योंकि एक पब्लिक क्लाउड भी है, प्राइवेट क्लाउड भी इसमें है, तो दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी होती है। रिजिलियंस, तो आउटेज है, नो कैपेसिटी सीलिंग है, दैट्स यूजुअल, इसमें सीलिंग कैपेसिटी किसी में नहीं है, सीधी बात करें तो। हाँ, प्राइवेट वाले में सीलिंग हो सकती है अगर मान लीजिए कोई लिमिटेड स्केल का सॉफ्टवेयर बनाया गया है तो, या एप्लीकेशन बनाया गया है, ठीक है, और मैनेजेबल होता है। अगर मान लीजिए आपका प्राइवेट कोई एप्लीकेशन तो आप उसे अपने लेवल पे मैनेज कर सकते हो। तो ये सिंगल टेनेंटेड भी हो सकता है और मल्टी टेनेंटेड भी हो सकता है, सो वी से इट हाइब्रिड क्लाउड। उसी तरह कम्युनिटी क्लाउड होता है जो कि कम्युनिटी के द्वारा मैनेज किया जाता है। अक्सर कोऑपरेटिव सोसाइटीज में ये काफी कॉमन होता है, तो इसमें कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है कम्युनिटी का, कम्युनिटी के मेंबर्स का। इसमें कॉस्ट उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शेयर किया जाता है जिसमें कम्युनिटी के मेंबर हैं। कस्टमाइजेशन इसमें अकॉर्डिंग टू कम्युनिटी के नीड के हिसाब से दे दिया जाता है। सो दैट इज एडवांटेज इसका, इसमें कस्टमाइजेशन है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? सिक्योरिटी का थोड़ा सा इशू आता है, बिकॉज ये थोड़ा सिमिलर है पब्लिक क्लाउड जैसा। स्केलेबिलिटी इसकी थोड़ी पुअर होती है, बिकॉज जो कम्युनिटी है ना उसने लिमिटेड स्केल की एक्सेस परचेज करी है, तो वैसी कंडीशन में दिक्कत आती है। एंड लेस पॉपुलर देन अदर मॉडल्स, थोड़ा सा कम पॉपुलर है बिकॉज कम्युनिटी के मेंबर्स के बीच में कोलैबोरेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अगर हम बात करें कि क्लाउड कंप्यूटिंग के एप्लीकेशन कितने पॉसिबल हैं, तो ये अनंत हैं, बहुत सारे हैं। इसमें हमने कुछ लिखा है, जो भी चीजें करंट अफेयर्स में आएंगी हम उनके बारे में और डिटेल से बात करेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में हम लोग जिसे डिटेल से बात करेंगे वो है बिग डेटा एनालिटिक्स एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये कुछ मेजर चीजें हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड इसके अलावा अगर कोई चीज करंट अफेयर्स में आती है जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग रिगार्डिंग है, तो फिर हम लोग उसको भी यूज करेंगे। हाँ, जैसे ई एजुकेशन है, रोबोटिक्स है, वेयरेबल टेक्नोलॉजीज है, इन पे भी हम आने वाले दिनों में बात करेंगे, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, ये सारे फ्यूचर हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा के बारे में, मशीन लर्निंग के बारे में। ये सारी चीजें हम लोग आने वाले दिनों में करेंगे, तब आप समझेंगे कि कैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग जैसी चीजें क्लाउड में परफॉर्म होती हैं, ठीक है। सो आपका क्वेश्चन यूपीएससी 2022 में जो पूछा गया था कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस बायर कैन कस्टमाइज, यस दे कैन कस्टमाइज। हाँ, किन्हीं प्रोफाइल्स में जहां कस्टमाइजेशन अवेलेबल नहीं भी है, बट इन मोस्ट केसेस कस्टमाइजेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है, स्पेशली प्राइवेट क्लाउड्स में तो बहुत अच्छे से अवेलेबल हो जाती है, तो नो प्रॉब्लम इनटू दैट। यहाँ पे यूजर अपने इंटरफेस को चेंज कर सकता है, यस दे कैन चेंज। ईमेल वाला एग्जांपल, अगर आप इसको एकदम इजी वे में सही करना चाहते हो तो याद रखो, आप अपनी ईमेल में आप अपनी थीम्स, अपनी फोटोज, अपने टेक्स्ट, फॉन्ट, इन सारी चीजों का डिजाइन अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, तो दैट इज बेसिकली कस्टमाइजेशन। एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस यूजर कैन एक्सेस देयर डेटा थ्रू मोबाइल। अब तो कोई डाउट नहीं बचा, आप अपने मोबाइल के थ्रू ही सारी चीजें कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आउटलुक, हॉटमेल, याहू मेल आर फॉर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, यस गूगल के सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, गूगल के सॉफ्टवेयर को एज ए सर्विस आप यूज करते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं ये सॉफ्टवेयर किसका है, गूगल का। एज ए सर्विस कौन यूज कर रहा है, आपको, इसीलिए इनको बोला जाता है एज अ सर्विस।
मींस में इस पे क्वेश्चन आया था कि एज अ सर्विस आ जाने से कैसे कैपिटल कॉस्ट घटती चली जाती है, और कैपिटल कॉस्ट अगर घटती चली जाती है, इकोनॉमी का क्वेश्चन था, देन हम किसी कंट्री में इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो कितना है, इस आधार पर उसकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को कैसे मेजर कर सकते हैं। बिकॉज डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूके, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ऐसे कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत लीस्ट एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, उनका ज्यादा एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में होता है। तो ये एक अपने आप में विवाद रह जाता है। हम लोग इसकी इकोनॉमी में बात करेंगे आने वाले दिनों में, ठीक है। शो सभी के सभी कथन सही हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए सो दैट कि आपको पीडीएफ टाइम पे मिलते रहें, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर एज वी आर न्यू, नीड योर सपोर्ट। You can write to us in theconceptualize@gmail.com. Thank you so much. Have a nice time.